Good evening, everyone. Welcome to Studyverse. So today we have a very special guest, Mimansha Porwal. She is one of our toppers, जिन्होंने स्कोर किया CAT 2023 में 99.80 percentile. And today the objective of this complete discussion interview is to understand कि क्या क्या उनकी strategy रही, how did she manage her time along with job, उसके साथ साथ कैसे अभी उनका process चल रहा है, CAT के लिए specific उन्होंने क्या क्या changes करे, other exams के लिए कैसे manage किया. So we will learn straight from the horse's mouth. First of all, congratulations, Mimansha, for this Thank percentile. thank you so much, sir. लुकिंग फॉरवर्ड टू इंसाइटफुल डिस्कशन. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब आपने कैट का रिजल्ट देखा 99.80 परसेंटाइल, हाउ वाज योर फीलिंग? लाइक कुड यू बिलीव इट और यू हैड टू रिफ्रेश योर रिजल्ट अगेन एंड अगेन? व्हाट वाज द कंप्लीट थिंग? So, like I was in my office that time. I got a message from IIM Lucknow कि results are out and बहुत ही ज़्यादा this time काफ़ी जल्दी उन्होंने निकाल दिया. Like everybody was saying कि January first week में आता है and they उन्होंने results एकदम December last week में निकाल दिए थे. तो I had just come from a vacation and मैं office गई, just उसी दिन join करा था office and एकदम से रिजल्ट आया तो वहीं पे ओपन करा एंड एकदम आई वाज शॉक्ड कि एक सेकंड ये क्या हो गया. इतना तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं था. मेरा एक्सपेक्टेशन था कि हाँ 95 प्लस आएगा बट एकदम 99.8 हो जाएगा, उतना तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं था. तो 2-3 मिनट लिए खुद को समझाने के लिए कि नहीं एक्चुअली हुआ है एंड देन आई कॉल्ड माय पेरेंट्स कि कैट का रिजल्ट आ गया. तो दे वर आल्सो लाइक अच्छा ठीक है कितना आया. फिर उनको बताया तो दे वर मोर शॉक्ड कि अच्छा इतना तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था. ग्रेट. आई एम श्योर दे आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू नाउ एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप एक बहुत ही अच्छा कॉलेज कन्वर्ट करो. सो Mimansha, before starting with the discussion, I would like to understand ki what is your current profile? Like you are currently working and 10, 12 graduation आपने क्या किया है? Just to give the viewers a little bit of better mindset. ओके, सो आई एम करेंटली वर्किंग एट एयरटेल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो मैंने अपना बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करा है फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड 22 पास आउट हूँ मैं. तो आई हैव अराउंड 1.5 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एंड 10th-12th भी मेरा जो प्रोफाइल रहा है दैट हैज़ बीन 95-95 दोनों में. तो दैट इज़ मेरा पूरा प्रोफाइल. सो Mimansha, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो डे टू डे बेसिस पे हमें ईमेल करते हैं दैट दे आर करेंटली वर्किंग एंड जॉब के साथ उनका हमेशा एक क्वेश्चन होता है, सर इज इट इवन पॉसिबल कि हम जॉब के साथ पढ़ाई कर पाएंगे? एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ये है कि शेल वी लीव द जॉब, कि जॉब छोड़ के हम लोग तैयारी करें? तो आई ऑलवेज से दैट जॉब के साथ अगर करोगे तो वो बेटर है, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव अ फॉल बैक ऑप्शन. एंड कैट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करनी है. इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, यू आर पुटिंग अप 2-3 hours, यू कैन इजीली मैनेज इट. बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपको जॉब कितना हेक्टिक रहा और उस पूरे जॉब सिनेरियो में आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए कैसे टाइम निकाला? तो मेरा एक्चुअली यही था कि जॉब के साथ मैनेज करना कैसे रहेगा. तो देयर वर 2 ऑप्शंस, या तो मैं वीकेंड वाला ऐसा क्लासेस लेती जो वीकेंड पे होते, या ऐसा होता कि थोड़ा वीक में हर दिन आफ्टर ऑफिस आवर्स होता. तो 2 ऑप्शंस में से मुझे ये वाला बेटर ये लगा था कि वीक में 5-6 दिन इफ आई एम हैविंग अ प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 घंटे कुछ तो दिमाग में जाएगा इफ आई एम रिलीजियसली अटेंडिंग दोज़ क्लासेस. तो और मेरा भी यही था कि मुझे थोड़ा 10th क्योंकि बेसिकली जो आता है इसमें 10th 11th का मैथ्स एंड उस लेवल का आता है. तो उस टाइम का ब्रश अप करने के लिए था. तो आई वाज़ होपिंग फॉर समथिंग कि मेरे को ऐसे मिल जाए कि मेरा पूरा वीक निकल जाए उसमें एंड हर दिन कुछ ना कुछ एटलीस्ट, अगर मैं खुद से नहीं कर रही बट एटलीस्ट अगर क्लास चल रही है तो मैं एटलीस्ट वो तो देख लूँगी, कुछ तो जाएगा दिमाग में. तो मेरा वही स्ट्रैटेजी था. प्लस नवंबर स्टार्टिंग में मतलब दिवाली से पहले मेरे ऑफिस में मेजर डिप्लॉयमेंट जाना था. तो उस टाइम पे तो वर्क आवर्स मतलब बहुत ही हैफिज़र्ड से थे. तो लिटरली ऐसा भी टाइम हुआ है कि मैं 2 लैपटॉप्स लेके बैठी हूँ, एक साइड काम कर रही हूँ, एक साइड क्लास का बस सुन रही हूँ. उसके बाद मैंने अगले दिन वो दोबारा देख ली रिकॉर्डिंग वैसे करा. बट मैं उस टाइम पे क्लास सुन रही हूँ कि कुछ दिमाग में चला जाए, शायद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ. तो वैसे भी मैनेज करा. बस यही था कि मैंने ये रखा कि कंसिस्टेंट रहना है. अगर एक क्लास मिस हो गई तो मेक श्योर करती थी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक मैं देख लूँ वो उसका रिकॉर्डिंग. तो वैसे मैनेज करा. तो वो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल लगी क्योंकि एक फ्लो बैठ जाता है फिर पूरे टाइम ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन. वो फ्लो चलता रहता है फिर.
तो मीमांसा जैसे एज फार एज आई रिमेंबर आपने ईयर लॉन्ग बैच ज्वाइन किया था, ठीक है, और हमारी क्लासेस 9 to 11 पीएम होती है एंड यू सेट किया मैंने क्लासेस कर ली एंड अगर कोई क्लास मिस भी हुई तो मैंने नेक्स्ट डे उसका रिकॉर्डिंग देख लिया, कवर अप कर लिया। बट अगेन एज आई ऑलवेज से कि कैट जैसे एग्जाम है ना, सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैनॉट जस्ट रिलाई ऑन द क्लासेस की क्लास में एक टॉपिक हो गया मेरा वो टॉपिक फिनिश हो गया, बिकॉज जब तक आप पेन और पेपर उठा के खुद से प्रैक्टिस नहीं नहीं करोगे करें। यू वोंट गेट एनी रिजल्ट। तो आपने 2 घंटे की क्लास तो कर ली 9 to 11, बट सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप कितना टाइम दे पा रहे थे डे टू डे बेसिस पे अलॉन्ग विद योर जॉब शेड्यूल? हाँ, तो मेरा जैसे वीकडेज़ में होता था तो क काफ़ी का कुछ दिन हो पाता था कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी अपार्ट फ्रॉम द क्लास। बट कुछ दिन मैं आफ्टर क्लास बैठ के मैंने एटलीस्ट 2-3 असाइनमेंट्स कर लिए, कुछ बुक से क्वेश्चंस कर लिए, वैसे करती थी मैं। एंड फिर जो जो थोड़ा भी गैप रहता था उसी वीक के वीकेंड पे कवर अप पूरा वीकेंड मेरा जाता था अच्छा खासा टाइम, क्योंकि मैं सारा अपना जितना भी उस हफ्ते का लैग था कहीं पे भी, वो पूरा कवर अप करती थी। एंड एक चीज़ ये डेली मैं एक मतलब वो चीज़ हमेशा करती थी कि डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल पढ़ लिया एंड उसका टाइम करके देख लिया कि कितना टाइम लग रहा है, तो एटलीस्ट मेरा वर्बल उस सेंस में थोड़ा स्टिच हो जाता था। तो वैसे वो चीज़ें करी। ऑफिस के रास्ते में जा रही हूँ आ रही हूँ तो कोई एक आध फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए उस टाइम पे, वैसे कर लिया, तो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चलती रहती थी। बट ऐसे ये कि डेडिकेटेडली बैठा तो वो वीकेंड पे ज़्यादा हो पाता था मेरा। तो वीकेंड्स में लाइक यू वर वेरी मच श्योर कि मेरे को पढ़ाई में मैक्सिमम टाइम डिवोट हाँ, करना है। हाँ, Okay, that's a good point. That's a very important thing for all the working professionals as well as I believe. और for the student जो अभी currently कॉलेज में कॉलेज का hectic time चल रहा है, that you should utilize your weekends in a very good way. अगर आप अपने एग्ज़ैक्टली। वीकेंड को भी सही तरह से मैनेज कर लो, जितना भी पेंडिंग बैकलॉग उसको कवर अप कर लो, you can easily, I guess, ace through this particular exam. So Mimansha, taking this discussion forward, I would like to understand subject by subject your strategy, and starting with verbal, and because you have scored 99.89 in verbal, right? तो एंड वर्बल एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, वेरी ऑब्वियस बिकॉज समटाइम्स यू डोंट गेट वेरी मच श्योर ऑफ कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। आरसीज में बहुत बार ऐसा होता है, दो ऑप्शंस पे आके आप नैरो डाउन हो जाते हैं, देन यू डोंट नो व्हाट टू डू। एंड वर्बल में टू गेट एन एक्यूरेसी इज डिफिकल्ट बिकॉज आपको बहुत सारी चीजों का पता होना चाहिए। सो व्हाट वाज योर कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर वर्बल सेक्शन? फर्स्टली तो मतलब मेरा हमेशा से वर्बल थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा डर नहीं था। तो एक वो भी फैक्टर रहता है कि मैं उसके लिए नर्वस नहीं थी, तो उधर वो वाला फैक्टर भी कि नर्वसनेस में कुछ गलत हो गया, वो वाला फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। बाकी मैं जैसे मैंने बताया कि मैं आर्टिकल्स डेली पढ़ती थी 5-6 और उसका प्रॉपर एक एक्सेल बनाया था, जैसे अनुभव सर ने बताया था कि यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, तो वो मैं रिलीजियसली कर लेती थी एंड उसमें टाइम करती थी एंड मेरे को समझ भी आ रहा है उस टाइम में, वो भी देखती थी। एंड आरसी का वो जो आरसी 99 पूरा रहता है वो फॉलो करा था ढंग से, कोशिश करी थी कि मैं कर पाऊँ मैक्सिमम आरसीज। एंड तो आरसी के लिए मेरा यही रहता था कि जितने कम टाइम में मैं ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लूँ कि व्हाट इज़ द टॉपिक सेइंग, उसके बाद मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊँ, तो वैसा रहता था। एंड प्लस मैं मेरा ये रहता था आरसी के लिए कि मैं उस सेट के सारे क्वेश्चंस पहले देख लेती थी एंड उसके बाद थोड़ा-सा दिमाग में जाता है कि ओके इस लाइन्स पे मुझे सोचना है उस आरसी का, एंड देन फिर मैं आरसी पढ़ती थी, तो थोड़ा वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिलता था एक। एंड बाकी जो वर्बल के क्वेश्चंस आते हैं, तो पैराजम्बल्स, पैरासमरी। हाँ, पैरा जंबल्स वाला होता था, तो उसमें जो की पॉइंट्स रहते थे वो दिमाग में मैं ना ऐसे डेली याद कर लेती थी कि अगर पैरा जंबल है तो कोहेरेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो कीवर्ड्स कहाँ से फेच करना है, वैसे देख-देख कर, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस उसमें एक्यूरेसी मेरी कम थी, बट उसका एनालिसिस करके उसके क्वेश्चंस काफ़ी करे मैंने थोड़ा, क्योंकि वो मुझे लगता था कि मेरा वर्बल का वीक पार्ट है, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करके उस वो चीज़ क्लियर आउट करी थी। तो अभी तो इसमें तो मेरे जितने भी पैराजंबल्स आए थे वो सारे करेक्ट थे। Oh wow, that's great. And when you talk about verbal and coming to LRDA section, हुँ, again एक ऐसा section जहाँ पे it is very much important to choose the right set. मतलब I have राइट। seen a lot of students जो गलत set pick करके they have wasted a lot of time. हुँ। So how did you make sure to deal with your LRDA section? मतलब एलआरडीआई में मेरा ये रहता था कि मैं प्रेजुडिस से नहीं जाती थी कि मेरा अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो मैं वही करूँगी। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि अगर हमें लगता है कि लॉजिकल गेम्स, तो मतलब मेरे को भी लगता था कि लॉजिकल गेम्स में कई बार मैं घूम जाती हूँ, समझ नहीं आता सेट मुझे। बट ऐसे काफ़ी सेट्स होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और अरेंजमेंट का बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके प्रेजुडिस पे नहीं जाती थी।
ऑन द फ्लो मैं एक बार क्वेश्चन रीड करती थी। 1 मिनट लिया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अगर मुझे लगा कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें मुझे 3-4 क्वेश्चन पढ़ने में ही समझ आ गई, तो मैं अटेम्प्ट करती थी। नहीं तो मैं उसे रख लेती थी एंड नेक्स्ट सेट एक बार देख लेती थी कि मतलब वैसे अगर ये वाला बेटर लगेगा तो वो कर लूँगी। तो मतलब मॉक्स भी देती थी मैं, तो एलआर के सारे सेट्स एक बार मैं पढ़ लेती थी कि क्या-क्या क किस-किस से उससे हैं एंड उसके बाद अटेम्प्ट करती थी। जो मुझे लगता था कि हाँ, ये 2-3 चीज़ें मुझे समझ आ गई अभी, तो एक बार और पढ़ूँगी तो क्लियर हो जाएगा, तो वैसे अटेम्प्ट करती थी मैं। तो So वहाँ पे this फर्स्ट is a स्टेज very very important learning for everyone because LRDA में जनरली एस्पिरेंट्स से मिस्टेक करते हैं कि मेरा गेम्स एंड टूर्नामेंट स्ट्रांग है, मैं ये करूंगा, मेरा अरेंजमेंट स्ट्रांग है, मेरा टेबल स्ट्रांग है। एंड आई ऑलवेज से दैट गो बाय द मेरिट ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज समटाइम यू डोंट नो कि आपका अरेंजमेंट कितना भी स्ट्रांग हो बट वो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है that you will end up wasting your 40 minutes and not even attempt a single set. So this is very very important for all of you and ये understanding आपकी तभी develop होगी when you practice a lot of question from each topic and second when you write a lot of mocks so that you understand कि कहाँ पे आपको क्वेश्चन छोड़ना है, कहाँ पे आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है एंड दिस आई बिलीव इनसाइट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स. मीमांशा, टॉकिंग अबाउट द क्वांट्स राइट एंड क्वांट्स एक ऐसा सब्जेक्ट एरिया जहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा होता है. You have हुँ। multiple modules, arithmetic, algebra, geometry, number system, modern maths. So what was your strategy for that? And I believe quants में मैंने इतने assignments आप लोगों को दिए, easy, moderate, advanced. So did they help? How was your complete quant strategy? तो मेरा क्वांट्स हमेशा से ही वीक पॉइंट रहा है मेरे लिए। तो उससे मतलब मेरा ऐसा भी रहता था कि मैं काफ़ी डर भी जाती थी कि अच्छा क्वांट्स है। तो और वो हमेशा से रहा है। तो ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग प्रिपरेशन भी मैथ्स मेरे को बहुत डराती थी। तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारती थी मैं कि क्योंकि वो मुझे खुद पता है कि मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है एंड स्पेशली ये टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला हो गया या बोर्ड क्वेश्चंस हो गए, वो सारे क्वेश्चंस में थोड़ा फँस जाती थी मैं, तो उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे थे उसके मैंने और असाइनमेंट्स डेफ़िनेटली हेल्प्ड क्योंकि उससे वो ईज़ी मॉडरेट एंड हार्ड लेवल जैसे आते थे, तो ईज़ी से बेस बन जाता था एंड यू गेट द फ्लो कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। फिर मॉडरेट में थोड़े क्वेश्चंस लेंदी होते थे बट टाइम में करना होता था एंड एडवांस में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे, तो हर उस फ़ील्ड का हर टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, उसका एक आइडिया लग जाता था जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है इन सच एग्ज़ाम्स जिसमें टाइम का बहुत कंसिडरेशन होता है। तो इफ यू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो माइंडसेट बन जाता है उसके लिए अटेम्प्ट करने पे फिर। Mimanshu, one question I would like to understand from you, and ये question ना काफी सारे एस्पिरेंट्स का रहता है. The question is that कि जैसे हम लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं, like we have started our preparation from today. हुँ। After 2 months हमने काफी सारे टॉपिक्स कर लिए, but then one fine day we will realize कि यार मैं पुराने टॉपिक सारे भूल गया हूँ. सो हाउ डिड यू मेक श्योर कि आपका जो रिवीजन है वो ऑन ट्रैक रहे? बिकॉज ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप नए नए टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो, पुराने वाले जाते जा रहे हैं. सो हाउ डिड यू मेक श्योर कि वो कंसिस्टेंसी रहे और कोई भी टॉपिक आप भूल नहीं रहे हो? तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने अभी जब टॉपिक हुआ तो उसके असाइनमेंट्स कर लिए, बट थोड़े दिन बाद आके मैं रिविज़िट करती थी एंड टॉपिक वाइज़ कोई एक टेस्ट उठा लिया क्वांट्स का और वो कर लिया, जो कि मिक्स्ड है बट पुराने भी टॉपिक्स उसमें कवर हो गए। तो ऐसे बीच-बीच में ना मैं बैक एंड फ़ोर्थ जाती थी और थोड़ा नोट्स बनाने की मेरे को एक्स्ट्रा आदत है, तो वो रिविज़िट करती थी मैं कि ये टॉपिक हो गया, इसको 1 महीना हो गया हुए हुए, तो वापस जाके दोबारा से एक बार देख लिया कि अच्छा ये वाले फ़ॉर्मूलेज़ हैं और एक एक चीज़ मैंने करी थी कि एक फ़ॉर्मूला बुक बना ली थी। तो कोई भी टॉपिक होता था, उसका अलग से फ़ॉर्मूलेज़ लिख लिए थे, तो वो बाद में जब रिविज़न करना होता था, तो पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ता था मेरे को जा के, बस वो फ़ॉर्मूलेज़ देख लिए, एक बार रिवाइज़ कर लिया, तो वो दिमाग में बैठ जाता था। ग्रेट. एंड आई बिलीव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज आप लोग जब तक अपने नोट्स नहीं बनाओगे ना खुद से, तब तक वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं रहेंगे. सो आई हैव सीन पीपल, जितने भी काफी सारे टॉपर से बात होते, दे हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स. वो लिखते हैं हर चीज को बिकॉज मल्टीपल टाइम्स जब आप लिखते हो, सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आप प्रैक्टिस करते हो, तो इवेंचुअली गेट अ हैंग ऑफ इट. इन दैट होल पिक्चर, डिड एडवांस वर्कशॉप्स हेल्प यू इन रिवीजन और समथिंग? डेफ़िनिटली, एडवांस वर्कशॉप्स तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लगी थी मुझे क्योंकि उस टाइम तक आते-आते ऐसा हुआ था कि थोड़ा पुराने टॉपिक्स भूल से गए या कुछ ऐसा हो गया एंड वो टाइम्ड वे में होते थे क्वेश्चंस के लिए हर टाइप ऑफ क्वेश्चन का टाइम होता था, तो एक उससे भी आइडिया लगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कितनी देर में मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए और मैं कितनी देर में कर पा रही हूँ। तो एक वहाँ से भी मैं अपना थोड़ा एनालिसिस करती थी
एंड कि वो 30, 60, 90 का जैसे आप वो पैटर्न फ़ॉलो करते हो, तो उसमें रहता था कि अच्छा अगर मैं 30 सेकंड में नहीं कर पाई, तो क्यों नहीं कर पाई? क्या मेरा मिस हो रहा था? वो चीज़ थोड़ा मतलब इट वाज़ नॉट जस्ट कि मैं कर नहीं पाई, इट वाज़ कि अगर नहीं करा तो उसका पीछे का एनालिसिस करती थी कि क्यों ये मिस हुआ, कहाँ पे मैं इसको डिफरेंट तरीके से ट्वीक करके देख सकती थी क्वेश्चन को, तो वैसे वो एनालिसिस रहा था उसमें। एंड अब रिविज़न के लिए तो बहुत ही बेटर अप्रोच था क्योंकि उसमें हर टाइप का क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आ सकता है, सब कुछ मिलता था। प्लस कि एग्ज़ाम कंडीशन में कैसे अटेम्प्ट करना है किसी चीज़ को या कोई क्वेश्चन है जो कि आपने दिया बट उसके बाद आप भी बताते थे कि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम छोड़ सकते हैं बिकॉज़ थोड़े लेंदी हो रहे हैं या टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो सारी चीज़ें वो ट छोटी-छोटी टिप्स वो सब मिला के थोड़ा हेल्प करता है। ग्रेट। मीमांसा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई बिलीव इस पे काफी सारे लोग आपके इनपुट जानना चाहते हैं, द मॉक फोबिया, राइट? क्योंकि जब हम लोग कैट जैसे एग्जाम देते हैं, हम लोग काफी बार ये बोलते हैं कि आपको मॉक्स लिखने हैं, और मैं हर बार ये चीज बोलता हूँ कि मॉक्स में कितने भी मार्क्स आए, ऑलवेज थिंक दैट मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। बट यस। स्टिल ना, हमें डर लगता है जब हम मॉक हुँ। लिखते हैं, कम नंबर आ जाएंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो, आपने टोटल नंबर ऑफ मॉक्स कितने लिखे? एंड नंबर टू, आपके साथ कभी ऐसा फेज आया कि कम मार्क्स आ रहे हैं, यू ऑल्सो गॉट डीमोटिवेटेड, एंड हाउ डिड यू टैकल दैट सिचुएशन? तो मैंने अराउंड 15 मॉक्स दिए होंगे, बट मेरा ऐसा रहता था कि मैं 1 दिन मॉक देती थी एंड उसके अगले दिन नहीं देती थी, उसके मतलब 1 दिन छोड़-छोड़ के देती थी मॉक्स। एंड उसमें भी ऐसा रहता था कि अ, मॉक देना तो वो था बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए एनालिसिस रहता था उस मॉक का, कि मैंने कहाँ पे कौन-सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ और क्यों गलत हुआ और कोशिश ये रहती थी कि उस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट मॉक में गलत ना हो। तो एक वैसे करके देखा था और हाँ, होता है कि एक आध मॉक में थोड़ा ऐसे लो स्कोर हो गया, तो सडनली ऐसा लगता है कि अगर ऐसा डिफ़िकल्ट पेपर आ गया फिर तो कुछ होगा ही नहीं। ये तो वो रहता है बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो क्वेश्चन्स गलत हुए, क्यों गलत हुए? और फिर काफ़ी बार ऐसा होता था कि मैं बाद में उन्हें सॉल्व करती थी, तो मुझसे हो भी जाते थे वो क्वेश्चन सॉल्व। बट वो क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट एंड उस मोड में रहते हैं कि करना है, जल्दी-जल्दी करना है, उसमें एक आध चीज़ मिस हो जाती है। तो वो मिस ना हो उसके लिए मुझे लगता है कि अ, मॉक करने के बाद जब आपका आंसर आ जाए तो पहले आंसर मत देखो, पहले दोबारा वो क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करो जो आप नहीं कर पाए या गलत हो गए। उसके बाद उनका सॉल्यूशन देखो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि बहुत बार होता है मेरे साथ भी होता था कि वो क्वेश्चन मैं कर पाती थी, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट या वो उस मेंटल फ़ेज़ में मेरे को क्लिक नहीं हुआ, तो वो मैं नहीं उस टाइम पे सॉल्व कर पाई, बट उसके बाद हो जाते थे। तो वो चीज़ रहती थी, वो डिमोटिवेशन से थोड़ा अपलिफ्ट कर देता था कि नहीं आई कैन डू इट, इट्स जस्ट कि मेरे को उस टाइम फ्रेम में उस मेंटल फ्रेम में जाना पड़ेगा, तो वो वैसे बिल्डअप करती थी फिर। एंड दिस इज वेरी गुड थिंग यू हैव मेंशन्ड, बिकॉज़ ये मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के साथ ये चैलेंज होता है, एंड काफ़ी सारे जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बाद में सॉल्व हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपसे आंसर नहीं आ रहा है, बट लेटर ऑन यू आर एबल टू गेट योर आंसर। ये काफ़ी बार होता है, एंड स्टडी वर्क में इसीलिए मतलब डे 1 से मतलब लाइक फ्रॉम द डे जब कोई स्टूडेंट हमारी कोचिंग जॉइन करता है, तब से लेके एंड मोमेंट तक मैं जितने असाइनमेंट देता हूँ, सब में टाइमर होता है। ऑल करेक्ट। असाइनमेंट्स। एंड माय ऑब्जेक्टिव इज दैट कि स्टार्टिंग में आपको बड़ा पेन होगा कि उस टाइमर में मेरे से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 1 ईयर यू विल फील कि यार अब मुझे टाइमर का डर ही नहीं लग रहा। आई हैव बिकम अकस्टम्ड टू, इतने सारे टेस्ट मैंने टाइमर वाले कर लिए हैं। सो डू यू थिंक दैट टाइमर बेस्ड असाइनमेंट्स हेल्प यू? बिकॉज़ काफी सारे स्टूडेंट्स करंटली मुझसे ये बोलते हैं कि सर ये टाइमर वाले असाइनमेंट्स में ना मार्क्स नहीं आते तो डर लगता है। बट आई ऑलवेज से कि नहीं, एंड मोमेंट तक वेट करो, यू विल गेट योर रिजल्ट। सो डू यू थिंक दैट एक्चुअली हेल्प समहाउ? हाँ, एक्चुअली इनफैक्ट ये मैंने देखा भी था स्टार्टिंग में जैसे एडवांस वाले जो असाइनमेंट्स होते थे, मेरे से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं हो पाते थे मतलब या अ, मतलब 50% तक तो छू ही नहीं पाती थी मैं स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ क्वेश्चन्स फिर धीरे-धीरे वो नंबर बढ़ता गया उस टाइम फ्रेम में, तो वो खुद भी रियलाइज़ होने लगा था कि नहीं, टाइम फ्रेम से कर रहे हैं तो एक स्टार्टिंग से वैसा ही दिमाग में बैठ गया है कि हाँ, इतने टाइम में ये करना है, तो वो एंड तक जाते-जाते काफ़ी क्वेश्चन्स हो जाते थे उस टाइम फ्रेम में, जितना पहले बहुत कम होते थे। आते-आते फिर थोड़ा बढ़ जाते थे क्वेश्चन्स का अमाउंट जो मैं कर पा रही हूँ उस टाइम में। तो वो बहुत बेनिफिशियल हुआ था एंड प्लस इन असाइनमेंट्स में एक ये चीज़ रहती थी जो अनआंसर्ड या इनकरेक्ट क्वेश्चन्स होता था, उसका वो अलग से टेस्ट आपको बना के दे देते थे। उधर एक ऑप्शन आता था तो मैं वो भी चीज़ करती थी कि अगर नहीं हो पाया तो उन क्वेश्चन्स का फिर एक अलग टेस्ट कर लिया क्योंकि वो भी टाइम बेस्ड होता था।
तो रादर देन सॉल्विंग देम वैसे मैं उसको वैसे कर लेती थी, तो उस वो क्वेश्चंस भी दोबारा मैं टाइम में ही कर रही थी। तो उस चीज़ में भी काफ़ी हेल्प रहता है। आई बिलीव इफ यू वांट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट यू हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस। राइट। सो मीमांशा, ये तो बात हुई प्रिपरेशन की। हुँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द डी डे, जब आपका एग्जाम हो रहा है, योर्स वाज व्हिच स्लॉट यू वर हैविंग? माइन वाज़ सेकंड थॉट। सेकंड स्लॉट। सो डिड यू सी कि पहले स्लॉट में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कैसा पेपर का डिफिकल्टी लेवल, और यू वर जस्ट गोइंग कि मेरे को कुछ नहीं देखना? नहीं मतलब ऐसे एक क्यूरियोसिटी रहती है और सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी मुझे एलआर की थी कि कैसा आया है एलआर का। बट मैंने एक वो चीज़ करी थी कि मैं नहीं देखूँगी कि क्या हुआ है, क्योंकि उससे कुछ नहीं बढ़ेगा, बस नर्वसनेस ही होगी कि अच्छा ऐसा टाइप का आ रहा है कि मेरी इस बार वीक हो तो नहीं जाएगा, ये होगा, वो होगा। तो उससे बेटर था कि मैंने कुछ नहीं देखा था, फर्स्ट स्लॉट में क्या था। एंड बहुत ही काम माइंड से गई थी मैं। एक दिन पहले भी बहुत रात तक बहुत चिल थी कि आराम से पेपर देंगे, बिल्कुल टेंशन बहुत नहीं लिया था। इनफैक्ट जब तक मैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं गई थी, बहुत आराम से कामली सारी चीज़ें करी थी। और हो क्यूरियोसिटी होती है जानने का कि कैसा आया पेपर, बट उस क्यूरियोसिटी को बहुत ज़्यादा नहीं फैक्टर इन करा था। मैंने कहा कि नहीं, अपना पेपर पे फ़ोकस करेंगे, इधर-उधर तो किसी से कुछ होगा, किसी से कुछ नहीं होगा, तो दैट वुड इफ़ेक्ट मी नेगेटिवली ओनली, तो वो चीज़ ना हो इसलिए मैंने कुछ देखा नहीं था। ग्रेट। एंड नाउ व्हेन योर एग्जाम हैज स्टार्टेड, देन आपका कैसा एक्सपेक्टेशन था? मतलब जो एग्जाम का फ्लो था, जो क्वेश्चन थे, वो एज पर योर एक्सपेक्टेशन थे, या फिर आपने एग्जाम सेंटर में अपनी कोई स्ट्रेटजी चेंज करी? वर्बल सेक्शन कैसा गया? मतलब व्हाट वाज योर इनिशियल थॉट जब आप पेपर देख रहे थे? तो पेपर स्टार्ट हुआ तो वर्बल से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले मैंने वर्बल सेक्शन देखा। आरसी करने बैठी तो मेरे को लग रहा था कि नहीं, हो रहे हैं, मेरे को आरसी का समझ आ रहा है कॉन्टेक्स्ट, तो थोड़ा पॉजिटिव बूस्ट मिल रहा था कि नहीं, अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है पेपर। एलआर के भी क्वेश्चंस काफ़ी आराम से हो रहे थे मुझसे, तो मेरे को लग रहा था थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा था कि नहीं, हो रहा है, हो रहा है। फिर उसके बाद जब क्या कहते हैं एलआरडीआई वाला सेक्शन आया, तो उसमें एक आध सेट में थोड़ा फँस रही थी मैं। तो उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करने दिया, थोड़ा टाइम लग रहा था तो स्किप करके नेक्स्ट सेट पे चली गई थी 10 मिनट के बाद कि अभी उसको बाद में देख लेंगे, अगर जितने क्वेश्चन्स हुए उतने हो गए, वैसे करके। बट फिर जब क्वांट्स आया तो थोड़ा ये हो गया कि हो नहीं रहे थे क्वेश्चन्स क्वांट्स के। एंड थोड़ा इस बार का सुना भी मैंने बाद में कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्वांट्स, बट मेरे को लेंदी भी लग रहे थे कि क्वेश्चन डूएबल थे, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वज़ह से वो बहुत अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई थी मैं क्वेश्चंस। तो उस पे मुझे ये लगा था कि थोड़ा डाउन जा रहा है क्वांट्स के टाइम पे, थोड़ा नेगेटिव वाइब भी आया था कि वो हो नहीं रहे। एंड फिर बट क्वेश्चंस करने में मैं इतनी बिज़ी हो गई थी कि एक पॉइंट पे मैंने टाइमर नहीं देखा था। तो 5 मिनट बचे थे, जब मैंने टाइमर देखा एंड आई एम लाइक कि अरे शिट! 5 ही मिनट बचे हैं, तो फिर मैं वापस थोड़ा उस मोड में आई थी कि थोड़ा एक्स्ट्रा कर पाऊँ 2-3 क्वेश्चंस। तो वहाँ पे थोड़ा वो हुआ था, बट वैसे ओवरऑल इट वाज़ बहुत ही चिल हिसाब से दिया था मैंने पेपर। So that's a good thing that you were able to remain calm and composed during the whole exam, and then you got the result. Mimansha, a lot of people who are working and जो CAT exam को aspire करते हैं, they want to crack this exam, and a lot of people who are watching you, definitely you are someone whom they would look up to, right? Because this is one of the dream percentile they want to achieve. So what would be your tips for all those aspirants who are preparing, and specifically for those who are preparing along with job? तो मेरा एक ही चीज़ रहता है कि बीइंग कंसिस्टेंट इज़ अ वेरी गुड वे टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, क्योंकि आप एक दिन बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, उसके बाद यू वोंट स्टडी, दैट वोंट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। कंसिस्टेंटली थोड़ा-थोड़ा करते जाओगे तो भी दिमाग में चीज़ें बैठती रहेंगी, अपने आप एक फ्लो बनता रहेगा एंड उसमें खुद भी ढल जाते हैं हम कि हाँ, ऐसे-ऐसे करना है, तो वो एक फ्लो बन जाता है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि अच्छे से एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए इस पेपर के लिए। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, बट टाइम में करना एंड उनको समझना, उसके लिए थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए रहता है। एंड आई नो कि जॉब के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है काफ़ी बार मैनेज करना। बट अगर आप के अंदर वो एक पैशन है इसको क्रैक करने का, तो फिर बस ये रहता है कि नहीं, करना है, कुछ भी हो जाए, अगर 1 घंटा कम सो लेंगे बट ये करके सो जाएँगे, तो उस हिसाब से फिर हो जाती हैं चीज़ें। Great. I believe this is one of the most rare skill people want to develop. That is consistency. Because if you are consistent enough, you are competent enough.
एंड ये कैट एग्जाम ऐसा ही है जहां पे अगर आप हर दिन 2-3 आवर्स में डिवोट कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गेट द ड्रीम परसेंटाइल. एंड थैंक यू Mimansha for sharing all your inputs, and definitely congratulations once again. Along with job you have scored 99.80 percentile, and I wish you all the best कि जितने भी आपके इंटरव्यूज अभी लाइंड अप है, you crack best of the B school and get the dream college. Thank you so much for sharing your insights again, and wishing you all the very best. Thank you so much. It was lovely interacting with you. Great.